हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक आइलैंड के क्रिएशन और उसके अंत तक का सफर। कैसे एक आइलैंड पर एक जीवन की शुरुआत होती है। आज आप जानेंगे इस वीडियो में एक आइलैंड पर जीवन की शुरुआत और उसके अंत तक का सफर। विशाल समुद्र में पहाड़ी चट्टानें जो विशाल समुद्र में जगह जगह पर बिखरी हुई हैं, जो अपने अंदर कई अलग प्रजातियों को जन्म देती हैं। ऐसी प्रजातियां जो उस जगह के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं, उन्हें आइलैंड कहा जाता है। सिर्फ पैसिफिक ओशियन यानी कि सिर्फ प्रशांत महासागर में ही आपको 25,000 से ज्यादा द्वीप मिल जाएंगे। पहाड़ी चट्टानों से लेकर कोरल एटल्स तक हर एक यूनिक इकोसिस्टम को अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक द्वीप की प्रक्रिया बहुत ही हिंसक होती है। एक द्वीप ज्वालामुखी की आग से तपकर बाहर आता है। जब ज्वालामुखी जो समुद्र की सतह पर अपना लावा छोड़ता है तो छोटा सा पहाड़ी आकार बनता है। उस पहाड़ी आकार को हम सी माउंट बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक सी माउंट को द्वीप की नींव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सी माउंट ही आइलैंड बनने की शुरुआत करता है। यही सी माउंट समुद्र की सतह से धीरे धीरे ऊपर आता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी अपना लावा उगलता है वैसे वैसे सी माउंट बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे सी माउंट समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक पहाड़ के आकार का रूप ले लेता है, जिसे हम द्वीप यानी कि एक आइलैंड कहते हैं। एक द्वीप को पूरी तरह से बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। अगर हम दूर के समय की बात करें तो एक द्वीप स्वर्ग तो होता है, लेकिन सिर्फ एक अस्थायी स्वर्ग होता है, क्योंकि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो आइलैंड यानी कि एक ऐसा द्वीप जहाँ के ज्वालामुखी ने लावा उगलना बंद कर दिया हो, तो वो द्वीप समय के साथ समुद्र की लहरों से हार जाता है और समुद्र में समा जाता है। लेकिन इनकी कहानी यही खत्म नहीं होती है। डूबे हुए द्वीपों के अवशेष से एक और अलग दुनिया का निर्माण होता है, कोरल एटल्स। ये कोरल एटल्स रेत से बने हुए अंगूठी के आकार के होते हैं, जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। ये अपने अंदर एक लगून बनाते हैं। ये कोरल एटल्स एक नया मौका लेकर आते हैं नई प्रजातियों के लिए। कोरल एटल्स का सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित बोरा बोरा आइलैंड। इस द्वीप के आसपास एक लगून और एक कोरल रीफ कई नई प्रजातियों को रहने की जगह प्रदान करता है। एक जीवन को द्वीप पर पहुंचने के लिए उन्हें अपना ही रास्ता चुनना पड़ता है, जिसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है हवा। एक हवा का झोंका कई हजारों मील का सफर तय करके पौधों के अवशेषों को लेकर एक द्वीप तक पहुंचता है। इन्हें हम पायोनियर स्पीशीज कहते हैं। यही एक बेजान पत्थर पर जीवन की शुरुआत करता है। उनके पहुंचने के बाद एक द्वीप जो सिर्फ एक बेजान पत्थर होता है, अब उसके अंदर जीवन पनपना शुरू होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवाई। यहाँ हवा के संपर्क के आधार पर जीवन की उत्पत्ति की दर बहुत अलग है। हवाई में किलोआ माउंटेन की दिशा हवा की दिशा में है और वहाँ घने जंगल और झरने मौजूद हैं। वहीं लीवाड़ की दिशा हवा के विपरीत है, जिसकी वजह से वहाँ आज भी बेजान पत्थर ही मौजूद हैं। प्रवासी पक्षी हवा के साथ नए द्वीप पर आते हैं, जबकि समुद्री जीवों को समुद्र की लहरें द्वीप तक लेकर आती हैं। समुद्री कछुए और केकड़े पहले जानवर होते हैं जो द्वीप तक पहुंचते हैं। समय के साथ जैसे जैसे अलग प्रजातियां इस नई दुनिया में प्रवेश करती हैं, तब यहाँ उनके लिए जमीन तैयार हो जाती है। धीरे धीरे एक द्वीप जो कभी बेजान पत्थर था, अब वो एक घने जंगल में परिवर्तित हो जाता है। एक द्वीप हमारी दुनिया से अलग एक नए जीवन के लिए एक नया और अलग प्राकृतिक निवास बन जाता है। जो भी प्रजाति यहाँ पहुँचती है वो यहाँ के अलग प्राकृतिक निवास में ढलने के लिए, यहाँ के प्रकृति में रहने के लिए अलग ही विकसित होती है और समय के साथ ये एक अलग प्रजाति में विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन का सबसे अच्छा उदाहरण है गैलापागोस आइलैंड, जहाँ एक चिड़िया के 13 प्रजातियां रहते हैं। इन्हें हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। इन सबके एक ही पूर्वज हैं जो गैलापागोस द्वीप पर 20 लाख साल पहले आए थे। तब से लेकर अब तक डार्विन फिंचेस 15 नई प्रजातियों में बदल चुकी हैं।